नमस्कार दोस्तों। आज हम इथिक्स के लेसन में कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारा चैप्टर नंबर 9 है। तो यदि आप इस लेसन को देख रहे हो तो इससे पहले जो 8 लेसन हम पढ़ चुके हैं आप उनको ज़रूर देखना। और ये लेसन टू दी पॉइंट सिलेबस के हिसाब से बनाए गए हैं। इसके अलावा मैंने पूरी सिलेबस की जो PDF फाइल है हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी गई है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप टेलीग्राम में जाकर UPSC स्टडी विद धर्मेंद्र जाखड़ सर्च कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर डेली बेसिस पर मैं अच्छे नोट्स सेंड करता हूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का लेसन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और ये जो सिलेबस के हिसाब से हम टू दी पॉइंट पढ़ रहे हैं ना, ये आपका सिलेबस ईजिली बहुत ही कम समय में पूरा करा देंगे। तो आपकी मेंस के एग्जाम में मैं गारंटी देता हूँ बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है जी, शुरू करते हैं। फिर क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से तात्पर्य सामान्य भाषा में यदि हम समझें तो कोई भी संस्थान होता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके अंदर जितने भी पहलू आपस में जुड़े रहते हैं ना, तो उसके अंदर किस प्रकार शासन होता है, वही कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई टाटा, जैसे एक एग्जाम्पल है तो टाटा कंपनी है। ठीक है, तो टाटा कंपनी से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं ना, चाहे वो अंदर मतलब कर्मचारी हो या प्रबंधक या निदेशक बोर्ड के सदस्य हो, इसके अलावा टाटा कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट है, चाहे वो इंश्योरेंस का मामला हो या और भी जितने मतलब जैसे गाड़ियाँ टाटा सेल करती है, तो उनसे उपभोक्ता भी जुड़ते हैं। तो किस प्रकार टाटा कंपनी उपभोक्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार करती है, किस प्रकार अच्छे प्रोडक्ट निकालती है, तो कुल मिलाकर जितना भी ये मामला आता है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आता है। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन UPSC इथिक्स के पेपर में आते हैं, जिसमें मुख्य रूप से एक और टॉपिक इसमें जुड़ा हुआ टॉपिक है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अक्सर हमने देखा है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तो पूरा लेसन हम अच्छे से करने वाले हैं, जिसमें CSR भी इंक्लूड है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के भी अच्छे एग्जाम्पल सहित हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने सामान्य भाषा में समझ लिया क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, अब परिभाषा थोड़ी सी देख लेते हैं। एग्जाम में आता है तो परिभाषा जरूर लिखनी चाहिए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत किसी कंपनी को चलाने के तरीके, सिद्धांत, निर्देश आदि आते हैं, जिसमें अनिवार्य नैतिक तत्वों को शामिल किया जाता है। हम जानते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस भारत में अक्सर चर्चा में रहता है। जैसे हाल ही के दिनों में हमने देखा है कि किस प्रकार कुछ जैसे नकारात्मक उदाहरण हमारे सामने आए। इससे पहले भी हमने देखा कि 2008 में जैसे सत्यम घोटाला हुआ था, वो भी एक तरह से हम कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था से जोड़कर देख सकते हैं कि किस प्रकार मतलब कुछ कंपनियां मतलब ऋण व्यवस्था या अपने जो भी हितधारक होती है उनके साथ में धोखाधड़ी करती है और बाद में कंपनी डूब जाती है। सत्यम घोटाला इसका एक एग्जांपल हो सकता है। हाल ही में हमने देखा है कि नीरव मोदी और अन्य भी मतलब जैसे मामला आया था कि किस प्रकार बैंकों से उन्होंने पैसा लेकर मतलब भारत से बाहर मतलब भाग गए वो एक तरह से। तो वो एग्जाम्पल भी हम नेगेटिव एग्जाम्पल के अंदर शामिल कर सकते हैं। जब भी ऐसी चीज़ें आप चर्चा करो इनकी, तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीज़ों के बारे में अपने आंसर में बताया करो, ताकि एक मतलब जो क्वेश्चन की डिमांड होती है या आंसर हम जब लिखते हैं तो उसमें व्यापकता झलकती है आपकी। ठीक है, तो इसके पार्ट हो गए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस से मतलब आप समझ गए होंगे कि कोई भी मतलब कोई भी निगम है या संस्था है, उसके अंदर जितनी भी गतिविधियां होती है ना, चाहे वो निर्देशक मतलब बोर्ड से संबंधित हो या ग्राहकों से संबंधित हो या अन्य जो प्रोडक्शन से संबंधित हो, सभी कुल मिलाकर जो शासन होता है ना एक मतलब कंपनी के द्वारा, तो उसी को हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलते हैं। इसके अलावा हम यदि मुद्दे देखें कि मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ कौन से नैतिक तत्व जुड़े हैं, तो हमें इन चीज़ों पर हमेशा बात करनी चाहिए। जब भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस आए तो इन चीज़ों पर हमें बात करनी चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि एक कंपनी से बहुत सारे अंशधारक जुड़े रहते हैं, यानी कंपनी के अंदर उनके शेयर होते हैं, काफ़ी हितधारक होते हैं। और इसके अलावा मतलब जो कि कब हितधारकों के प्रति कंपनी की जिम्मेदारी क्या है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ये शामिल होगा। साथ ही साथ क्या होगा कि एक एक जो संस्थान है उसके अंदर किस प्रकार एक कार्य संस्कृति का विकास हो रहा है, कि वहाँ मतलब अच्छे से मतलब कर्मचारियों के लिए व्यवस्था है, भोजन पानी, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा होनी चाहिए। जैसे इसके अलावा हम जानते हैं कि लैंगिक जो समानता है वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा सामाजिक समानता भी, कहीं की कोई भी जो संस्थान है उसमें किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई ऊंच नीच या छुआछूत जैसी समस्याएं वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हम जानते हैं कि कार्यस्थल पर आजकल काफ़ी ऐसे मुद्दे, सेंसिटिव मुद्दे होते हैं लैंगिक समानता को लेकर, इनको भी एड्रेस किया जाना चाहिए। इसके अलावा कर्मचारियों के साथ किस प्रकार संबंध होते हैं, सकारात्मक संबंध हो सकते हैं, नैतिक और कानूनी किस प्रकार मापदंडों को वहाँ पर पालन किया जाता है, कंपनी की मतलब गोपनीयता को लेकर क्या मतलब उनकी पॉलिसी होती है। ठीक है, जैसे इसमें कि कंपनी गोपनीयता के मामले में हम अक्सर सुनते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला आता है। एक इसमें नेगेटिव उदाहरण देखने को मिलता है कि कंपनी से जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो अपनी कंपनी की बातें दूसरी कंपनी को शेयर कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, है ना। ये एक मतलब इस पर बैन लगाया गया है, इसको लेकर भी इस पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बातें शामिल होती है। इसके अलावा कई बार हम देखते हैं कि CSR का मामला आता है। CSR बहुत ही अच्छा टॉपिक है ना, आगे हम CSR पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे सिंपल सा ये है, CSR से तात्पर्य ये है कि कोई भी जो कंपनी है, ठीक है, जैसे उसका लाभ होता है। CSR का यदि हम एग्जाम्पल देखें, जैसे टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी का लाभ हो रहा है, तो अपने लाभ का मतलब एक फिक्स टर्नओवर का या लाभ का 2% प्रत्येक ईयर क्या करती है टाटा कंपनी
मतलब सामाजिक कार्यों पे खर्च करती है, जैसे शिक्षा में खर्च कर दिया, स्वास्थ्य पर खर्च कर दिया, हॉस्पिटल चला रही है, इसके अलावा कोई भी मतलब स्वास्थ्य के कैंप लगा दिए कहीं, तो उसको बोलते हैं हम सीएसआर की। एक कंपनी के मतलब कुछ मतलब लाभ का अंश यानी 2% वो हम आगे बढ़ने वाले हैं, क्या इसके नियम है, ये इस लेसन में ही आएगा। तो यहाँ पर सामान्य तौर पर ये समझ लो कि मतलब सामाजिक जो उत्तरदायित्व है कंपनी का, उसी को हम क्या बोलते हैं, सीएसआर बोलते हैं। और याद रखना दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि जब भी क्वेश्चन कॉर्पोरेट गवर्नेंस का आता है तो वो गलती से उसमें सीएसआर का लिख के आ जाते हैं। तो आप ये मान के चलो कि जैसे इसमें ये है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही है तो सीएसआर तो उसका एक पार्ट है दोस्तों, है ना, ठीक है। जब भी सीएसआर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सीएसआर का दोनों का क्वेश्चन आए तो उसमें ये डायग्राम बना सकते हो कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस है और सीएसआर जस्ट उसका पार्ट है, बाकी उसके अन्य भी पार्ट है, या ये डायग्राम बन जाएगा। आप इस डायग्राम को बनाओ, ठीक है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक बड़ी टर्म है, ठीक है, बड़े एक व्यापकता में उसको देखेंगे। सीएसआर उसका एक पार्ट है जस्ट, ठीक है। इसके अलावा कंपनी किस प्रकार जो भी कार्य करती है, कहीं उन कार्यों से इन्वायरमेंट को मतलब हनन होता है या इन्वायरमेंट को फायदा पहुंचता है, तो आजकल ऐसे मुद्दे जानते हैं कि इन्वायरमेंट इथिक्स में आते हैं। इसके अलावा कंपनी की जवाबदेता और दक्ष प्रबंधन कैसा है, ग्राहकों के प्रति कंपनी की क्या जिम्मेदारी है, किस प्रकार ग्राहकों के हितों की रक्षा करती है। इसके अलावा कंपनी का मजबूत शिकार निवारण तंत्र है कि नहीं, जैसे कोई भी कंपनी अपने आंतरिक रूप से कर्मचारियों की शिकायतों का किस प्रकार समाधान करती है, विशेषकर महिलाओं के जो मुद्दे हैं उनको कितनी जल्दी से उनको निपटाती है। साथ ही साथ कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट है उनसे संबंधित ग्राहकों की जो शिकायतें होती हैं उनको किस प्रकार एड्रेस करती है, कितनी जल्दी से उन शिकायतों का निपटारा करती है, ये भी आता है किसमें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। कभी जब भी बात करो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तो उसके अंदर बहुत सारे मुद्दे आते हैं। ये यहाँ पर हमने काफ़ी मुद्दे एड्रेस कर लिए हैं, बाकी अन्य मुद्दे भी आप लोगों को ध्यान में हो तो आंसर में लिख सकते हो। और कोशिश करना पैराग्राफ फॉर्म में मत लिखना आंसर को, क्योंकि आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखोगे इतना ही स्पेस होता है कि आप 4-5 पैराग्राफ लिखोगे ना तो अपना आंसर पूरा नहीं हो पाएगा, और आपके जो पेज खाली होते हैं वहाँ पर 100-150 वर्ड के लिए 2 पेज आते हैं हमारे पास, तो पूरा भर जाएगा, कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा आजकल ये नहीं चली है एथिक्स के अंदर, कोशिश करना 150 वर्ड में ऐसे ही मतलब डायग्राम देखो कितना अच्छा हमने डायग्राम के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको ईजिली कवर कर लिया। आगे जैसे आप ऐसे डायग्राम बना सकते हो, मैंने कोशिश की कि अलग अलग विविधता वाले डायग्राम बनाने की कोशिश की ताकि आप लोग जितना अलग तरीके से इनको सीख पाते हो अच्छी बात है, ठीक है। जैसे कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था को आप ऐसे भी बना सकते हो कि जैसे कॉर्पोरेट नैतिक तत्वों की उपस्थिति होनी चाहिए उसमें। इसके अलावा कंपनी के मतलब एक एक तरह से ये हो सकता है कि कंपनी के प्रशासक शेयरधारकों ग्राहकों सभी को उसमें लाभ हो, गांधी जी के मतलब जो ट्रस्टीशिप सिद्धांत उसके अकॉर्डिंग चलते हो। इसके अलावा हमारे जो भी संवैधानिक मूल्य उसके अकॉर्डिंग हो, आर्थिक सामाजिक लक्ष्यों के मध्य संतुलन स्थापना हो आदि के हिसाब से क्या होता है, चलना चाहिए। तो आप मतलब समझ गए होंगे कि जब भी ऐसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्वेश्चन आते हैं तो आप अलग अलग डायग्रामों के माध्यम से उनको प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। आगे जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस आर्थिक व सामाजिक लक्ष्यों के मध्य तथा व्यक्तिगत व सामाजिक लक्ष्यों के मध्य संतुलन बनाए रखता है। बहुत आसान है, हम जानते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो अच्छा गवर्नेंस होता है उसके अंदर ये बातें ध्यान में रखी जाती है किस प्रकार एक मतलब कंपनी के द्वारा सामाजिक आर्थिक जो संवैधानिक हमारे मूल्य हैं उनको भी ध्यान में रखकर अपनी पॉलिसी और प्रोडक्शन आदि कार्य किया जाता है। इसके अलावा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हम बार बार बात करते हैं, ये दोस्तों बहुत ज़रूरी है। यदि कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा ना तभी हम जानते हैं कि जो भी आजकल हम देख रहे हैं कि जो नेगेटिव चीज़ें सामने आ रही है कि किस प्रकार मतलब कंपनियों में घोटाले हो रहे हैं, या कंपनियां मतलब ग्राहकों को एक तरह से ठग लेती है, या कई मतलब हम जानते हैं कि कंपनियों की जो निदेशक बोर्ड है वो मतलब बैंकों से पैसा उधार लेकर फिर विदेशों में चले जाते हैं। तो इन चीज़ों से जुड़े हुए मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एक मतलब गाइडलाइन के रूप में बनाया जाता है, या उनको एक कानूनी प्रावधान के रूप में भी लागू करने की कोशिश की जाती है। जैसे इसमें उद्देश्य क्या हो सकते हैं, उद्देश्य है कि संसाधनों का इष्टतम उपयोग करते हुए शेयरधारकों की संपत्ति में वृद्धि करने का प्रयास, सिंपल पॉइंट है। निवेशकों के विश्वास को मजबूत करना व कंपनी के प्रदर्शन जवाबदेहिता पारदर्शिता में वृद्धि के द्वारा अन्य हितधारकों की रक्षा करना, कंपनी के कर्मचारियों को संगठित तरीके से किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अग्रसर करना, सामाजिक आर्थिक पर्यावरणीय मानकों को ध्यान रखते कंपनी के लाभ को सुनिश्चित करना। देखो इतने साधारण पॉइंट है कि इनको यहाँ पे समझाने की मुझे नहीं लगता आपको आवश्यकता होगी, बहुत ही सिंपल पॉइंट है, ईजिली आप समझ सकते हो। फिर भी आपको कोई दुविधा है इसको पढ़ने और समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना क्वेश्चन मतलब डालना, मैं बताऊंगा कि आपको कोई समस्या फेस आ रही तो उसका इजीली आंसर देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा इसमें है कि परस्पर प्रतिस्पर्धी और विरोधी हितों के मध्य विश्वास, कॉर्पोरेट धोखाधड़ी व क्रोनी पूंजीवाद। ये देखो ये पॉइंट समझने वाला इसमें है कि आजकल हम देखें किस प्रकार कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के मामले, यही जो सत्यम घोटाला या आजकल जो हो रहा है उन्हीं को देख सकते हैं। क्रोनी पूंजीवाद दोस्तों एक अच्छा वर्ड है, ठीक है। क्रोनी पूंजीवाद का अर्थ होता है कि मतलब उसमें कुछ ही पूंजीपति क्या करते हैं, एक मतलब संगठन बना लेते हैं एक तरह से, है ना, जो कि राजनीति के साथ साठ गांठ करके अपने उद्देश्य को
ज़्यादा मतलब क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। उसकी वजह से ये होता है कि अन्य जो एक समावेशी डेवलपमेंट होना चाहिए था, या अन्य जो मतलब उद्योगपति है या अन्य लोगों का जो विकास होना चाहिए था, वो उतना नहीं हो पाता है। तो कहीं न कहीं हम जानते हैं कि किस प्रकार राजनीतिक साठगांठ और पूंजीपति जो मिलकर आपसी जो अपने लक्ष्य या अपने हितों को साधते हैं ना, उसको बोलते हैं क्रोनी पूंजीवाद। और ये क्रोनी पूंजीवाद, याद रखना दोस्तों, हमेशा किसी भी देश के लिए एक हानिकारक होता है, क्योंकि इससे असमानता की जो खाई होती है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। आप जानते हो कि इस साल जैसे एक रिपोर्ट आई थी, है ना? एक ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई थी। ऑक्सफैम रिपोर्ट में बताया गया है कि किस प्रकार हमारे देश में कोविड-19 के बाद में मतलब असमानता की खाई, यानी गरीबी और अमीरी की जो खाई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब दोस्तों, ऐसी इंडेक्स और ऐसी रिपोर्ट को अपने आंसर में कोट करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमने अभी यहाँ पे बात की ना कि धोखाधड़ी, कॉर्पोरेट धोखाधड़ी और क्रोनी पूंजीवाद से क्या नुकसान हो सकता है। तो ये असमानता की खाई बढ़ती है। इसको हम जोड़ देंगे, किससे? रिपोर्ट से जोड़ देंगे कि हाल ही में जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है, इनइक्वालिटी एक रिपोर्ट आई है, ठीक है? तो उसमें बताया गया किस प्रकार देश के अंदर किस प्रकार संसाधनों का केंद्रीकरण हो रहा है, यानी कुछ ही लोगों के पास अधिक संसाधन हो रहे हैं, कुछ ही लोगों की जो इनकम है लगातार बढ़ रही है, जबकि अन्य लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है, यानी बहुसंख्यक जो जनता है उनकी इनकम नहीं बढ़ रही है, उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पा रही है। तो इनके कारण भी क्रोनी पूंजीवाद एक जिम्मेदार कारक हो सकता है। तो कुल मिलाकर, यदि इसका आप अपोजिट वर्ड जानो ना, क्रोनी पूंजीवाद, तो इसका अपोजिट वर्ड होता है एक दयालु पूंजीवाद भी होता है, ठीक है? अपोजिट नहीं माने तो इससे अच्छा वाला एक वर्ड ले, तो दयालु पूंजीवाद होता है। दयालु पूंजीवाद क्या होता है? जो कि सबकी भलाई के लिए कार्य करता है। इसमें दयालु पूंजीवाद आप ना अपने मतलब एग्जाम्पल में, इथिक्स के क्वेश्चन में एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे दयालु पूंजीवाद आप बताओ ना, तो उसमें दे सकते हो जैसे अजीम प्रेम जी है, वो किस प्रकार मतलब अपने अपनी जो पूंजी का काफ़ी भाग है ना, जनता की भलाई कार्यों में खर्च करते हैं, तो आप उसको बता सकते हो। इसके अलावा संवैधानिक मूल्यों का सम्मान होना चाहिए, सामाजिक मूल्यों का सम्मान। इसके अलावा आप ऐसे डायग्राम दोस्तों जरूर बनाना, बहुत अच्छे डायग्राम या फ्लो चार्ट ऐसे लगते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लाभ क्या हैं? ठीक है, लाभ बहुत सारे अच्छे लाभ है। जैसे यानी कोई कंपनी है ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लाभ लेना चाहती है ना, किस प्रकार अपने आंतरिक और बाहरी जो जो भी एक कंपनी की इमेज है ना, उसको सही कर सकती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के माध्यम से। जैसे एक किसी भी कंपनी का गवर्नेंस अच्छा होगा ना, क्या होगा उसका फायदा? क्या होगा? निवेश के को मध्य विश्वास होगा। जैसे कोई भी कंपनी है, जैसे हम एग्जांपल लें कि टाटा लें या इन्फोसिस लें या विप्रो कंपनी लें, इनकी एक अच्छी साख होती है, ठीक है? इसके अलावा भारत की कुछ पीएसयू कंपनियां भी है जिनकी अच्छी साख है वैश्विक लेवल पर। तो क्या होता है फिर, जब भी वो निवेश की उनको आवश्यकता होगी ना, जब भी उनके शेयर बाजार में आएंगे, तो कहीं ना कहीं निवेशकों की उनमें एक बहुत ज़्यादा मतलब विश्वास होगा, जिसके कारण निवेश की मतलब उनकी कोई कमी नहीं होगी। इसके अलावा उपभोक्ता क्या करेंगे, उन पर ज़्यादा विश्वास करेंगे, उनके प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होंगे। हितधारक और अंशधारकों के मध्य मध्य ज़्यादा विश्वास होगा। कंपनी की संवृद्धि दर मतलब उनकी ज़्यादा वर्ष संवृद्धि दर होगी। कंपनी में नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि यार आप जानते हो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या होता है, हर एक व्यक्ति को सुना जाता है, हर एक व्यक्ति की जो नवाचार सोच है ना, उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है कंपनी के अंदर। इसके अलावा कंपनी की जो निष्पादन व गुणवत्ता बेहतर होगी, कंपनी की साख व विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। देखो यहाँ पे कंपनी की साख और विश्वसनीयता में वृद्धि होती है ना, तो कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाएगी ना, मार्केट में लेकर आएगी, तो जनता का उस पर ज़्यादा विश्वास होगा। क्योंकि जनता उस पर इसलिए विश्वास करेगी कि वो पुराने समय में भी कंपनी का जनता के साथ अच्छा व्यवहार रहा है। उसके जितने भी प्रोडक्ट आए हैं ना, तो कंपनी ये कहेगी कि यार मतलब कंपनी क्या, जनता ये कहेगी कि यार हमेशा इसके प्रोडक्ट अच्छे होते हैं। तो जब भी नया प्रोडक्ट आएगा तो जनता उसमें विश्वास दिखाएगी। इसके अलावा पारदर्शिता, जवाबदेहिता, ईमानदारी, अखंडता जैसे उच्च मूल्य, नैतिक मूल्य में वृद्धि होगी। सर्वोत्तम मानव पूंजी को आकृष्ट होगा, यानी जो नए नए मतलब कौशल विकास प्राप्त जो युवा है वो उस कंपनी से जुड़ना पसंद करेंगे। ठीक है, कंपनी की उत्पादकता व गुणवत्ता में कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं कई बार यहाँ पे, जैसे भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी जापानी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं जो कार्य करती है, तो उसका मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छा माना जाता है भारत के अंदर। तो मतलब जैसे इसमें क्या होता है कि जापानी कंपनियां या मतलब भारतीय कंपनियां भी हो सकती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय कंपनियां इस मामले में नहीं है, लेकिन मैंने एक मॉडल पढ़ा था कि उसमें जैसे जापान का एग्जाम्पल मॉडल के रूप में ले सकते हैं कि जापान के अंदर जो कंपनियां हैं उनका जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है बहुत अति उत्तम है। इसलिए हम जानते हैं कि वो जो उनके कर्मचारी होते हैं वो डेडिकेटली उन कंपनियों के प्रति वफादार होते हैं और दिन रात कंपनी के लिए मेहनत करते हैं। और कंपनी भी कर्मचारियों को इतना ध्यान रखती है कि मतलब उनको टाइम टू टाइम इंसेंटिव की बात करती है, साथ ही साथ उनके बच्चों की, उनके माता पिता के स्वास्थ्य की मतलब उसमें शामिल होता है। साथ ही साथ जब भी उनको कर्मचारियों को कोई समस्या आती है तो कंपनी हमेशा उनके लिए तैयार रहती है। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुद्दे हैं दोस्तों। इसके अलावा सीएसआर भी इससे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जैसे ये जुड़ गया इसमें पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, मतलब क्वेश्चन कई बार आ सकता है, आया भी है। तो आप जानो पर सबसे पहले सीएसआर क्या होता है। सिंपल सी बात हमने पहले भी बात कर चुके हैं। सीएसआर क्या है? कंपनी अपनी आय का कुछ हिस्सा
सामाजिक कार्यों, इन्वायरमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर खर्च करेगी। ये क्या है, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी है। अब इसको क्या किया है, शायद विश्व में भारत ऐसा पहला देश है जिसने सीएसआर को कंपलसरी बनाया है, ठीक है। तो उसके लिए एक विधेयक भी लेकर आया गया है, एक कानून बनाया गया है कि कंपनी का कुछ मतलब हिस्सा, लाभ का कुछ हिस्सा मतलब सामाजिक कार्यों पर खर्च किया जाएगा। जैसे भारतीय समाज में न्यायशीता यानी ट्रस्टीशिप यानी गांधी जी का सिद्धांत, दान कल्याण की परंपरा लंबे समय से बनी हुई है। ये गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत के अनुकूल है। सीएसआर भी इसका एक भाग है। सीएसआर का तात्पर्य क्या है कि किसी भी औद्योगिक संस्थान व निगम द्वारा अपने सभी पक्षकारों जैसे संस्थापकों, निवेशकों, कर्मचारियों, ग्राहकों, स्थानीय समाज व पर्यावरण के प्रति नैतिक उत्तरदायित्व से है। सीएसआर सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को निभाते हुए लाभ कमाने की भावना है। भारत में सीएसआर की अवधारणा कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा लागू की गई है, जिसमें जिन कंपनियों का निवल मूल्य यानी नेटवर्थ 500 करोड़ से अधिक हो या कुल कारोबार 1000 करोड़ रुपए से अधिक हो या शुद्ध लाभ 5 करोड़ से अधिक हो, उन कंपनियों पर उनके 3 वर्षों के शुद्ध लाभ पर 2% सीएसआर लागू होगा और ये पैसा शिक्षा, भूख, कुपोषण कम करने और पर्यावरण संरक्षण आदि पर खर्च होगा। देखो ये बहुत ही मतलब सिंपल सी भाषा है। ये सीएसआर का पूरा मुद्दा यहाँ पर आ गया है दोस्तों। जैसे ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सीएसआर का सिलेबस में मैंने पूरा यहाँ पर शामिल कर दिया। आपको अन्य कोई भी बुक्स वगैरह नहीं पढ़नी है। आप इसमें बस ये करना है कि डेली बेसिस पर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या कुछ भी पढ़ते हो कहीं, सीएसआर को कोई एग्जाम्पल आता है ना, तो वो अपने नोट्स में शामिल कर लो। ठीक है, आपको कोई लगता है कोई कंपनी सीएसआर का कार्य करी है, अच्छा कार्य करी है, तो उसको एग्जाम्पल के रूप में एग्जाम में इस्तेमाल कर लेना। एग्जाम्पल कुछ मैं यहाँ पे और बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे इसमें सीएसआर का लाभ क्या होता है, वही होता है जो कंपनी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस से हो रहा था, लगभग वही होता है। सीएसआर का लाभ क्या होगा, इसमें संवैधानिक मूल्यों की प्राप्ति होगी, सामाजिक हित परोपकार को बढ़ावा मिलेगा, कंपनी को लाभ होगा, चिरस्थायी बनेगी, कंपनी के प्रति लोगों की सद्भावना विश्वास में वृद्धि होगी, उसके प्रोडक्ट सेल होंगे। ठीक है, कंपनी कर्मचारियों में कंपनी के प्रति विश्वास में वृद्धि होगी, उससे क्या होगा, उत्पादकता में वृद्धि होगी, निवेशकों में विश्वास आएगा, वही निवेश में वृद्धि होगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन जैसी कल्याणकारी कार्यों में निवेश होगा, सतत समावेशी विकास होगा, दयालु पूंजीवाद में वृद्धि होगी। इसमें अजीम प्रेम जी का एग्जाम्पल आप बता सकते हो। इसके अलावा सीएसआर के अच्छे एग्जाम्पल मैंने बताया ना कि आप न्यूज़पेपर से डेली बेसिस पर निकाल सकते हो। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बता दिए हैं आप लोगों के निर्देशक के लिए, बाकी कुछ एग्जाम्पल आप न्यूज़पेपर से निकाल लेना। इसमें सीएसआर के अच्छे एग्जाम्पल क्या है, जैसे टाटा कंपनी के द्वारा कैंसर अस्पताल चलाया जाता है, बजाज फाउंडेशन के द्वारा जैसे जल संरक्षण के बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, जैसे भारत पेट्रोलियम के द्वारा एक बूंद कार्यक्रम है। इसके अलावा अजीम प्रेम जी के फाउंडेशन के द्वारा मतलब शिक्षा के बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे सीएसआर के अच्छे एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो ये टॉपिक यहीं पूरा होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये लेसन बहुत अच्छे से पसंद आ रहा है, और लेसन पसंद आ रहा है तो इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और एक थोड़ी सी जिम्मेदारी लो आप लोग भी कि जब हम इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। आज ये वीडियो आप देख रहे हो तो और आपको लगता है कि मैं अच्छा प्रयास कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छी एक स्टेप हो सकती है। तो आप कम से कम अपने 10 दोस्तों को बोलो कि लेसन पसंद आए, या उनको शेयर करो और सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलना। थैंक यू।